भाई, क्या हाल चाल है आपके? सर सही है। आप बताइए। मैं बस क्या करूं, कोरोना काल में चल रहे हैं हम लोग। तो बस कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे रहें। खैर, तो आप लोग मुझे ये बताइए थोड़ा सा। अभी लास्ट वाली क्लास में और आज की क्लास में थोड़ा टाइम ज्यादा गुजर गया है। तो मुझे ये बताइए कि सर कहाँ तक हम पहुंच पाए थे? सुपर सर पोजिशन न्यूट्रल प्रिंसिपल। पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल सर पॉइंट, हाँ हाँ। के बीच में नहीं, न्यूट्रल पॉइंट तो मैंने नहीं पढ़ा है शायद। अभी तो हम वैसे भी डिस्कशन कर रहे थे अभी। लास्ट वाली क्लास में वेक्टर फॉर्म सुपरपोजिशन स्टार्ट हो गया था हमारा। यस सर। नहीं सर, आपने बोला था शायद दो चार्ज के बीच में दूसरा तीसरा चार्ज किधर रखेंगे तो न्यूट्रल हो जाए। ओके ओके, उस पे कोई क्वेश्चन किया है हमने? नहीं सर। ओके ठीक है, इस पे तो अभी हम फिर से वापस आते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अनुभव, एक असाइनमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिला है कि दो चार्ज स्फीयर हैं विच इज फ्रॉम वेयर द चार्ज इज लीकिंग आउट? ऐसा कोई असाइनमेंट में क्वेश्चन आया है आप लोगों को? नहीं सर, लीकिंग आउट में तो नहीं आया। अभी लीकिंग आउट वाला नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं चेक करूंगा उसको। एनीवेज, मैं आपको लास्ट वाली क्लास में, चूंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, तो मैं आपको पहले तो ये याद दिला दूं कि व्हाट वी वर डिस्कसिंग एज टोल्ड टू मी बाय सम ऑफ यू, कि सर लास्ट टाइम हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई थर्ड चार्ज, वेयर शुड वी प्लेस द थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस so that the third charge remains in equilibrium. That means the net force on the third charge becomes zero. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पे सुपरपोजिशन पे करेंगे, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो सर, सबसे पहली चीज मैं याद दिलाऊं आपको, अगर मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है और ये दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो थर्ड चार्ज इस लाइन के अलोंग थर्ड चार्ज कहां पर रखूं सो दैट इस लाइन पे अगर मैं थर्ड चार्ज रख दूं तो दैट थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम? कोई मुझे आइडिया देगा अगर किसी को याद आ रहा हो कि अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब होता है कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड अलोंग दिस लाइन? इन बिटवीन देम। सेंटर। बिटवीन। डोंट टेल सेंटर, कॉल इट एज इन बिटवीन, है ना? इसको सेंटर नहीं कहो, इसको कहो कि इन बिटवीन रखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेंटर ही पे जाके नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका मतलब इन बिटवीन रख दो। क्यों रख दो? बिकॉज अगर आपने थर्ड चार्ज को इन बिटवीन रखा तो Q1 विल रिपेल दिस टुवर्ड्स राइट और Q2 इसको रिपेल करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, एंड बिकॉज द डायरेक्शन हैज बिकम ऑपोजिट, तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, एज डायरेक्शन हैज बिकम ऑपोजिट, अगर वैल्यू इक्वल हो जाए तो नेट जीरो हो जाएगा। सीधी सी बात है ना? मतलब अगर ये F1 है, ये F2 है, अगर ये दोनों वैल्यू वाइज भी इक्वल हो जाएं तो नेट जीरो हो जाएगा। तो अभी तो मैं सिर्फ डायरेक्शन पे बात कर रहा हूं। अच्छा, इसी तरह से अगर दोनों चार्जेस निगेटिव हैं तो थर्ड चार्ज कहां रखेंगे? तब भी इन बिटवीन रखेंगे। तब भी हम कहां रखेंगे? तब भी इन बिटवीन रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड चार्ज निगेटिव है तो इट विल बी repelled by minus Q2 and it will be repelled by minus Q1. This will be the direction in which it will experience the repulsion. अच्छा सर, अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1 Q2, और ये जो थर्ड चार्ज है वो निगेटिव हो, अगर ये निगेटिव हो तो क्या होगा? तो भी इन बिटवीन रखेंगे, है ना? इन बिटवीन, इसका मतलब ये देखो, ये Q2 इस Q को अट्रैक्ट करेगा और ये Q1 इस Q को अट्रैक्ट करेगा, राइट? यस सर। यस सर। मतलब समझो सर, मतलब इसका बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड चार्ज की पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज की पोजीशन को नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज डिसाइड नहीं करेगा। इसका मतलब अगर थर्ड चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि एक्सट्रीम वाले चार्जेस क्या है। अगर एक्सट्रीम वाले चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज इन बिटवीन रखेंगे हम। और अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि ये एक्सट्रीम वाले चार्जेस अनलाइक है, ये माइनस ऑफ Q1 है, ये माइनस ऑफ Q2 है, दिस थर्ड चार्ज, सॉरी, ये थर्ड चार्ज मतलब दो चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं, तो इसमें थर्ड चार्ज कहां रखेंगे? इन बिटवीन या आउटसाइड, सो दैट द फोर्स ऑन इट बिकम्स ऑपोजिट? तो इस केस में आप हम आउटसाइड रखेंगे सर। सोच के देखो क्यों? बिकॉज दिस Q2 विल बी अट्रैक्टिंग दिस Q टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस Q1 will repel this Q towards right.
मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। हाँ बेटे, तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज विल बी केप्ट इन बिटवीन, एंड इफ वी हैव अनलाइक चार्जेस तो थर्ड चार्ज विल बी प्लेस्ड आउटसाइड। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी यस और नो। यस क्लियर। क्लियर। अब मेरे मन में एक डाउट आया, आपके मन में नहीं आया, मेरे मन में आया। अब मेरे मन का एक डाउट सुनो, और अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो करो। सर मेरा डाउट ये है कि अगर मैं थर्ड चार्ज को, ये इस वाले केस में अगर थर्ड चार्ज को मैंने -Q2 के पास रखा तो भी इस पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, और अगर मैंने इस थर्ड चार्ज को इस +Q1 के पास रख के देखता हूं, इसके पास रख के देख लेता हूं, चलो भाई इसके पास रख दिया ये थर्ड चार्ज Q, तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि सर ये +Q1 विल रिपेल दिस चार्ज एंड -Q2 विल अट्रैक्ट दिस चार्ज। सर अभी भी डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, सही कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, अभी भी डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ये जो इस केस में थर्ड चार्ज को मैं राइट पे रखूं या लेफ्ट पे रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मतलब यहां पर दो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएंगे, हाँ या ना? यस सर। यस अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूं, ये जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव है, तो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही था। ठीक है, इन बिटवीन में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर आप थर्ड चार्ज को रखेंगे तो नेट फोर्स 0 आएगा। बट एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो थर्ड चार्ज को मैं राइट में रखता हूं तब भी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, और लेफ्ट में रखता हूं तब भी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर वी हैव टू अनलाइक चार्जेस तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज वी कैन हैव 2 पॉइंट्स? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? मुझे ये बताओ। सर मेरा सवाल समझ में आ गया सबको? यस सर। सबको क्लियर? तो कितने इक्विलिब्रियम के पॉइंट है इसमें? 1 और 2? 2। 1 1। सर वो 2 दिखाई देता है बट वो 2 है नहीं, यस है ना? आप क्वेश्चन अराइजेस, सर ऐसा क्यों? देखो मैंने आपसे बोला है कि दो वेक्टर को 0 होने के लिए द टू वेक्टर्स मस्ट बी ऑपोजिट, बट उसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है कि द टू मस्ट बी इक्वल ऑल्सो। सर अगर दो वेक्टर ऑपोजिट हो गए तो ही फोर्स 0 तो नहीं होगा, दोनों को इक्वल भी तो होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि सर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दीज टू फोर्सेस आर ऑपोजिट, बट क्या नेट फोर्स 0 होगा? नो सर। नो सर। तो ऑब्वियस ही बात है कि नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसका मतलब नॉट ओनली द डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड शुड ऑल्सो बी इक्वल, मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल एंड डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। अब यहां पे क्या हो रहा है सर, अब समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, मान लो ये 4 कूलम का चार्ज है, ऐसे समझो, और ये वाला जो दूसरा वाला चार्ज है सर, दूसरा वाला चार्ज दैट इज ऑफ 2 कूलम, ये वाला 2 कूलम का चार्ज है। ठीक है, एक 4 कूलम का है, दूसरा 2 कूलम का है, और इसके पास रख दिया है मैंने, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके उससे ये डिस्टेंस कम है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस क्यू पे दोनों का फोर्स इक्वल होगा या 4 कूलम वाले का ज्यादा होगा? 4 कूलम वाले 4 का कूलम ज्यादा होगा भाई, जो ज्यादा है चार्ज उसी के पास रख दिया आपने। तो भाई आपको मालूम है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो जो ज्यादा है उसके पास ही रख दोगे तो फोर्स तो और बड़ा हो गया ना, और जो कम है उससे और दूर कर दिया तो फोर्स उसका और कम हो गया। तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब सर, इसका मतलब दोनों को अगर बराबर करना है तो जो ज्यादा है उसको कम पे लाओ और जो कम है उसको ज्यादा पे ले जाओ। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास आप थर्ड चार्ज को रखेंगे। हजम हुआ? क्यों भाई? इसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही कम है ना, तो इसके लिए अगर मैं इस पे फोर्स को थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूं तो इसके पास रख दूं, और इस वाले 4 कूलम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फोर्स बैलेंस करने के लिए मैं इस थर्ड वाले चार्ज को इससे दूर रखूंगा, ताकि जो जिसका चार्ज ज्यादा है उसका फोर्स थोड़ा कम हो और जिसका चार्ज कम है उसका फोर्स थोड़ा ज्यादा हो, तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। नहीं आया आया सर। सबको? आया सर। इसका मतलब सर। गुड, इसका मतलब इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक पॉइंट होता है, चाहे दोनों चार्जेस लाइक चार्ज हो
या दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा एक ही होगा। और दूसरी बात, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट किसके करीब होगा? तो हमेशा याद रखो कि द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी नियर द चार्ज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड एंड अवे फ्रॉम द चार्ज ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? तो हमेशा थर्ड चार्ज हम किसके पास रखेंगे, चाहे कोई सा भी केस हो? लोअर मैग्नीट्यूड। लोअर मैग्नीट्यूड लोअर के। मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो थर्ड चार्ज इज ऑलवेज प्लेस्ड नियर द लोअर मैग्नीट्यूड। तो चलो सर, एक 12th वाला क्वेश्चन हम करते हैं, जिस फॉर्म का 12th में पॉसिबली। सर जी जी जी। सर इसका मतलब अगर चार्जेस इक्वल और अपोजिट हुए तो कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइंड ही नहीं होगी। चार्ज अगर इक्वल अपोजिट हो जाए तो इस केस में नहीं होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में। ओके सर। ठीक है? सर हाँ बेटा बताइए। सर क्या ऐसे नहीं हो सकता कि पहले वो चार्ज इक्विलिब्रियम है, फिर उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश्ड हो? मतलब which of the charge are you talking about, the third charge which you are placing or you are talking Yes, about sir. the whole charges? So थर्ड चार्ज। बेटा थर्ड चार्ज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या अगर आप मान लीजिए कि देखो इस थर्ड चार्ज पे फोर्स लगाने वाला कौन है, एक ये है और दूसरा ये है, यही तो फोर्स लगाएगा ना। तो इस पे Yes, दो sir. फोर्सेस लगेंगे, तो दो फोर्स हमेशा दो फोर्स लगेंगे तभी नेट जीरो हो सकता है, बिकॉज सिंगल फोर्स कैन नॉट बिकम जीरो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले इक्विलिब्रियम में था फिर इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश हो रहा है, ये ऐसा थोड़ी होगा। यस सर। ठीक है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के लिए देयर मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और इक्विलिब्रियम में आने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स चाहिए, मतलब अल्टीमेटली यू नीड टू फोर्सेस। तो अगर आपको दो फोर्सेस चाहिए तो दो फोर्स तो होना चाहिए, और दो फोर्स लगाने वाले दो चार्जेस उसके पास जो होंगे वही उस पर दो फोर्स लगा सकते हैं। आई होप मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया शायद। यस सर, हो गया। हो गया। अच्छा, कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? मैं क्वेश्चन पे आऊं? सर Yes, sir. ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। अब देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो 12th के लेवल का है, उसके बाद उसी पे फिर एक और थोड़े से हम आगे ऊपर के लेवल पे जाएंगे जो पॉसिबली दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो पहले तो हम बेसिक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया बन जाए, उसके बाद फिर हम एक उससे एक स्टेप ऊपर चलेंगे। तो देखिए सर, क्वेश्चन ये है, मैं कुछ भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम डेटा ले रहा हूँ, और यकीन करो मेरा कि मैं रैंडम डेटा ही ले रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिया सर, इसमें मान लीजिए कि ये मैंने आपसे कहा कि 4 कूलम का चार्ज है, और ये वाला मैंने आपसे कहा कि 2 कूलम का चार्ज है। ठीक है? एंड दे हैव बीन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, या इसको 4 कूलम 2 कूलम करके सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो एक काम करो, इसको आप कर लो 4q एंड लेट दिस बी 2q, एंड दे हैव बीन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d। आपका क्वेश्चन वही है सर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज। सर जी। वो चार्जेस नहीं दिख रहे हैं, अब लिखे। q must be placed along line joining two charges so that it remains in equilibrium। मतलब जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में अगर उसको रहना है, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो का मतलब द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बेटे आप मुझे बताएं, विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन और शुड आई सॉल्व? सर विल ट्राई। विल ट्राई इट। वेरी गुड, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर हम एक स्टेप ऊपर चलेंगे। ये आसान सा सवाल है, आपको पता है। नाउ यू नो वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड। तो कम से कम इतना आइडिया तो है कि वेदर इट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस और इट शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द चार्जेस। तो ये आइडिया आपको है, और किसके पास रखना है वो भी आपको पता है, और किससे दूर रखना है वो भी आपको पता है। तो आप कोई भी जनरल डिस्टेंस मान लीजिए x, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स, और दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर लीजिए, करके देखिए आंसर आ जाना चाहिए। रूट टू इंटू डी अपॉन 1 प्लस ऑफ √2। शिवांग खासपेल का ये आंसर है। ओके शिवांग, वेरी गुड शिवांग, रेस्ट प्लीज ट्राई।
D by root 2 plus 1 is Harshit's answer. What about others? आसिया फातिमा कौन है? सर मैं हूँ. I guess it's your first class with me. यस सर. तो कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? सर बेसिक पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन नहीं- नहीं हो रहा है. हाँ, मतलब ये ये वाला सब- क्वेश्चन नहीं हो रहा. हाँ वो ठीक है, कोई इशू नहीं है. तो इसलिए भी नहीं हो सकता बिकॉज आपने कुछ क्लासेस नहीं करी हैं. ठीक है बेटा, कोई नहीं, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा देख लो, उसके बाद फिर हम आपके साथ डिस्कशन अलग से कर लेंगे. ठीक है बेटा? ओके सर. अच्छा आसिया, एक चीज और बता दो, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना? और बोर्ड के लिए भी. बिल्कुल, हम बोर्ड से ही जेई के लेवल पे जाएंगे. बिल्कुल सही बात. और ये जो अभी क्वेश्चन लिया है, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि हम लेवल अचानक अपर लेवल पे नहीं आ जाएंगे, हम पहले लोअर लेवल पे बात करेंगे, उसके बाद अपर लेवल पे जाएंगे. यशवर्धन का आंसर इज डिफरेंट एंड इट इज √2d 1 माइनस ऑफ √2. चलो अब मैं सॉल्व करता हूं. आई हैव गॉट फ्यू आंसर फ्रॉम फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स. नाउ लेट मी सॉल्व दिस. देखते हैं कि किसका आंसर सही है. तो चलो, ओके यशवर्धन, लेट मी चेक. सर मैंने मान लिया कि लेट से कि हमने थर्ड चार्ज को यहां पे रख दिया, क्योंकि हमें ये पता है कि हर्षित x इज टेकन फ्रॉम 2q. ओके हर्षित, ठीक है, मैं देखता हूं. देखो ऑब्वियसली x विल बी टेकन फ्रॉम q 2q मान लो, बिकॉज हमें एक बात क्लियर है कि द थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड नियर द चार्ज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड एंड अवे फ्रॉम द चार्ज ऑफ हायर मैग्नीट्यूड. तो 2q से डिस्टेंस कम होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. और 4q से इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो दैट वुड बी इक्वल टू d माइनस ऑफ x. ये 4q से ये डिस्टेंस आएगा. अब ऑब्वियस ही बात है, इट इज एक्सपीरियंसिंग टू फोर्स. 2q वाला फोर्स इधर लगेगा और 4q वाला फोर्स इधर लगेगा. और एक बात तो ऑब्वियसली हमें क्लियर है सर, एक बात तो हमें बिल्कुल साफ साफ समझ आ रही है, एक बात तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर हमने चार्ज को इन बिटवीन प्लेस ही इसलिए किया है क्योंकि ये दो फोर्सेस ऑपोजिट हो सके. तो एक स्टेप तो हमने पहले ही कर लिया कि भाई ये चार्ज को हमने इन बिटवीन रखा है बिकॉज आई वांटेड द टू फोर्स टू बी ऑपोजिट, और वो ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं. अब जीरो कब होगा नेट फोर्स? तो नेट फोर्स जीरो तब होगा जब भाई डायरेक्शन के साथ साथ हमें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए, इक्वल, है ना. फॉर एफ नेट टू बी जीरो ऑन क्यू, मैं ये कह सकता हूं कि भाई डायरेक्शन तो हमने दिखा रखी है, अब मैग्नीट्यूड इक्वल करो, तो F1 शुड बी इक्वल टू F2. और F1 मैंने किसका फोर्स माना था? 2Q का. तो आई राइट इट एज K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K, इन दोनों के बीच का फोर्स K इंटू 2Q मल्टीप्लाइड बाई Q इंटू D माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आप देखिए 4Q, सॉरी, ओके थैंक यू. दिस वन इज 4Q. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा. तो Q Q Q Q K K 2 2 the 4. तो यहां से ये रिजल्ट बनेगा सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई d माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर. अब सर इसको सॉल्व करके हमें x फाइंड करना है. तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप क्वाड्रेटिकली सॉल्व करें, विच इज अननेसेसरीली अ डिफिकल्ट वे टू गो. तो दूसरा तरीका क्या है? टेक स्क्वायर रूट्स. टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स. अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू √2 अपॉन d माइनस ऑफ x. मेरे हिसाब से तो ये आ जाएगा सर 1 अपॉन रूट एक्स सॉरी 1 अपॉन x 1 अपॉन x अंडर √2 d माइनस ऑफ x. तो इसको सॉल्व कर लो तो d माइनस ऑफ x इज इक्वल टू √2x. ठीक है, तो यहां से आप d इज इक्वल टू √2x प्लस ऑफ x लिख सकते हैं. x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा √2 प्लस ऑफ 1. और यहां से आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू d बाय √2 प्लस ऑफ 1. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. अब आप लोग अपने अपने को खुद से देख लो कि किसका किसका आंसर गलत हुआ है और क्यों हुआ है. जैसे यशवर्धन हैज गिवन मी अ डिफरेंट आंसर, मगर उसका आंसर जो है वो, अगर मैंने ये x लिया है तो उसका आंसर d माइनस एक्स है.
तो यशवर्धन आप d माइनस एक्स करके देखो कि जो आपने आंसर मुझे दिया है वही आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने x निकाला है ना, आपका आंसर d माइनस एक्स है। हर्षित का आंसर है d बाई रूट टू प्लस वन, एब्सोल्युटली राइट। सेवांग का आंसर है d अपॉन रूट टू प्लस वन, बिल्कुल सही। सर हमने इन दोनों को इक्वल कैसे ले लिया? इक्वल इक्वल ही करना है बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग साइन मिस्टेक सर। ओके यशवर्धन प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लो। आसिया बेटा इक्वल इसलिए किया है बिकॉज हमें थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स कितना चाहिए बच्चे? व्हाट इज द रिक्वायर्ड नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज? मतलब जिस चार्ज को हमने प्लेस किया है बच्चे, ये वाला जो थर्ड चार्ज है बेटा, इस वाले थर्ड चार्ज पे मुझे नेट फोर्स कितना चाहिए बच्चा? आसिया यस सर। what is the required net force on this third charge? सर वो तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं मेरा बेटा, आपसे बोला है कि मुझे ये नेट फोर्स जीरो चाहिए, उसने ये नहीं बोला कि निकालो, उसने बोला है कि मुझे ये नेट फोर्स जीरो चाहिए, और इस जीरो को करने के लिए थर्ड चार्ज को मैं कहां पे रखूं? नहीं समझी? ओके सर, यस सर समझ है ना? गई, मिड में जिससे कि वो इक्विलिब्रियम है। ओके हाँ, कहां पर प्लेस करें सो दैट इट बी इन इक्विलिब्रियम। तो बिकॉज आई वांट द नेट फोर्स टू बी जीरो, तो ये तो एक ही पॉसिबल हो सकता है कि साहब ये फोर्स और इस फोर्स की वैल्यू भी इक्वल हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी ऑपोजिट है। मतलब अगर F2 पॉजिटिव है तो F1 निगेटिव है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होगा। बट दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन जीरो तो तभी हो सकता है जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो। तो दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट इक्वेटेड F1 विद F2। अंडरस्टूड? ओके सर, यस सर। ओके, नोट करो जल्दी से। सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन लूं या इससे अच्छा? सर इससे अच्छा। चलो इससे अच्छे पे चलते हैं भाई। शिवांग क्या कहते हो, ऐसा ही या चलें ऊपर एक स्टेप? सर ऊपर चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर है, मैं कहाँ ऊपर से कहाँ चले जाएं? छत पे? नहीं सर, क्वेश्चन के लेवल में। वेरी गुड वेरी गुड। आसिया आपने नोट कर लिया बेटा? कैन आई इरेज दिस? यस सर, नोट कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसका एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम अपने क्वेश्चन का। अब जो मैं लेवल कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा लेवल शायद आपको ट्वेल्थ में शायद नहीं दिखाई दे। आई एम नॉट टू श्योर, बट अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि ट्वेल्थ में ऐसा पूछा जाता हो। बट क्वेश्चन क्या है पहले समझें। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि सर एक चार्ज है हमारा 6Q और दूसरा चार्ज है हमारा 2Q। मोर और लेस क्वेश्चन समझिएगा। हमसे बोला कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है। आपसे कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज। अब यहां सवाल को समझना पहले अच्छे से। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज find magnitude and nature of third charge, let that be called as Q, so that all three charges remains in equilibrium. All the third charges remains in equilibrium. In equilibrium, तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में। पहले आप क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। Sevang is saying negative. Okay, Sevang, we'll discuss about that. Don't worry. भाई आपने क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? एक बार हाँ ना बोलो तो एकदम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। सर लिख लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात समझाइए। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था उसमें मैंने आपसे बोला था कि मुझे सिर्फ थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम चाहिए था। आई वांटेड द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज ओनली। यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि सर ये एक चार्ज है, इसका नाम है 6Q, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 2Q एंड दे हैव बीन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ D। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यहां पर थर्ड चार्ज जो रखूं उसकी मैग्नीट्यूड, मान लो कि मैंने थर्ड चार्ज रखा Q, तो आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
और इसका नेचर क्या होना चाहिए, नेचर का मतलब वेदर इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दैट तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो। अब बात समझिएगा सर, मुझे यहां पर तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में चाहिए। पॉइंट ये सर, आई वांट ऑल द थ्री चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। लास्ट क्वेश्चन में हमें बाकी चार्ज पे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में हमें तीनों चार्जेस से मतलब है। पहला पॉइंट तो ये है सर, क्यों मतलब है, क्योंकि देखो एक बात तो ऑब्वियस है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ इसके फोर्स पे डिस्कशन किया था, बट बेटा ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ क्यू पे फोर्स लग रहा है। आपको नहीं लगता कि 2Q पे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, इस Q का और एक 6Q का? इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि 6Q पे ये वाला भी चार्ज फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। तो हर चार्ज को अगर तुम इंडिविजुअली देखो तो हर चार्ज पे देयर वुड बी टू फोर्सेस एक्टिंग। हर चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स। इसका मतलब हर चार्ज पे मुझे फोर्स इक्वल चाहिए और ऑपोजिट चाहिए, तभी हर चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा और तभी हर चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइक चार्ज हैं तो थर्ड चार्ज को तो इन बिटवीन रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब इससे पहले वाला जो केस मैंने डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे, इफ आई वांट द इक्विलिब्रियम ऑफ ओनली ऑफ द थर्ड चार्ज, तो थर्ड चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। बट यहां पर सर क्वेश्चन में है कि सिर्फ मुझे थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, मुझे तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम चाहिए। और जब बेटा क्वेश्चन तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो फिर थर्ड चार्ज का नेचर इंपॉर्टेंट है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये मुझे पता करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आया? देखो मैं समझाता हूं। अगर मान लो कि थर्ड चार्ज पॉजिटिव है, मान लो कि ये Q पॉजिटिव है, मान लो ये Q पॉजिटिव है, तो इस Q के कारण 2Q पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का? रिपल्शन। Repulsion. तो ये ऐसे लगेगा। अच्छा, इस 2Q पे और कौन फोर्स लगा रहा होगा बेटा? 6Q। और 6Q भी इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। रिपेल। तो इसकी भी डायरेक्शन इधर हो गई। क्या ये दोनों फोर्स सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नो सर। तो इसका मतलब कि भाई अगर फोर्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो इन दोनों का सम तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब अगर थर्ड चार्ज पॉजिटिव हुआ तो थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट बाकी दो चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो इसलिए सर थर्ड चार्ज पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा? तो सबको मालूम है कि सर अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन तो यही है कि वो निगेटिव होगा, सही? क्योंकि चार्ज के दो ही टाइप हो सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। तो सर पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, तो सर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलो निगेटिविटी को भी चेक कर लेते हैं। अगर मान लो ये निगेटिव होगा तो सर 2Q को ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? जल्दी जल्दी बोलना। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा। और 6Q जो फोर्स लगा रहा है 2Q पे वो ऐसे लगेगा। अब देखो तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई या नहीं हुई? जैसे ही मैंने थर्ड चार्ज को नेगेटिव किया, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 2Q बिकम्स ऑपोजिट, और ऑपोजिट हो गया तो इसका मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? आसिया कुछ समझ आया? 5-10%? यस सर, आ गया। ठीक है, इसका मतलब थर्ड चार्ज का नेचर, पहला तो यही हो गया कि थर्ड चार्ज का नेचर क्या हुआ? तो थर्ड चार्ज का नेचर ये हो गया कि थर्ड चार्ज जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा। अच्छा, मुझे 1 मिनट का छोटा सा समय दीजिए, आई विल बी बैक। ओके, तो थर्ड चार्ज का नेचर निगेटिव, एक बात तो पता चल गई। हमें क्या क्या पता करना था क्वेश्चन में? नेचर पता करना था, तो नेचर का आंसर हो गया निगेटिव। अब दूसरी चीज क्या पता करनी है सर? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड पता करनी है। आप ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। तो थर्ड चार्ज को बेटा हमने कहां पे रखा है, ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं कुछ बोला गया है। क्या बोलते हो दोस्त? थर्ड चार्ज की पोजीशन बताई गई है क्या आपको? नो सर। नो सर। इसका मतलब एक, मान लो कि थर्ड चार्ज को मैंने x पे रखा है और ये वाली दूरी d - x है,
तो थर्ड चार्ज की पोजीशन आपको नहीं पता है, तो यहां पर कितने अननोन हो गए? एक तो थर्ड चार्ज की वैल्यू निकालनी है, वेरी गुड 2, और एक दूसरा एक्स भी अननोन है। ठीक है यशवर्धन? Yes, sir. ठीक है, तो अगर यहां पर दो अननोन है सर, एक तो थर्ड चार्ज की हमें वैल्यू निकालनी है और दूसरा ये भी निकालना है, ये भी पता करना है कि भाई थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप देखो यहां पर सब इक्विलिब्रियम में है ना आसिया बेटे, यहां पर सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं। अगर तो सारे चार्ज में से कोई भी चार्ज को कंसीडर करो तो उस पे नेट फोर्स शुड बी 0। पता नहीं Yes, सर, sir. ठीक है? Yes, sir. तो चलो पहले मैं बात करता हूं क्यू पे, लेट अस टॉक अबाउट क्यू। तो नेट फोर्स ऑन क्यू शुड बी 0। ओके यशवर्धन, मैं देखता हूं, शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स ऑन क्यू शुड बी इक्वल टू 0, और उसके लिए मैं लिख सकता हूं k मल्टीप्लाइड बाय 6q मल्टीप्लाइड बाय q। माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज आई एम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड। d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 2q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आई होप सबको ये समझ में आ गया हो। इन दोनों के बीच का फोर्स लिखा है यहां पर, और इन दोनों के बीच का फोर्स लिखा है यहां पर। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो के क्यू विल कैंसिल आउट, स्मॉल क्यू विल ऑल्सो कैंसिल आउट, 2 3 द 6। तो आप इसको लिख सकते हैं सर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं √3 डिवाइडेड बाय d माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अगर देखो तो मैं शायद सही कर रहा हूं या गलत, आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? D divided by √3 plus 1. d डिवाइडेड बाय √3 प्लस ऑफ 1। ये पहला स्टेप सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. सर Yes, हमने sir. कुछ नहीं किया, हमने थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम को लगा के x की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। तो आप फिर से इक्वेशन लिखेंगे। हम इस बारी या तो 2q का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लें या हम 6q का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लें। आइदर वी कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ 2q और वी कैन कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ 6q, ये आपका चॉइस है। तो मान लीजिए कि मैं इस बारी किसका इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लूं, तो मान लीजिए कि मैंने 2q का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लिया। मान लो कि मैं किसका इक्विलिब्रियम ले लूं? 2q का, बिकॉज ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो लेट मी टेक द इक्विलिब्रियम ऑफ 2q। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 2q, बेटा 2q पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है बच्चे? 6q and q. 6q एंड q। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस x है और 6q और इसके बीच का डिस्टेंस d है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं लिख सकता हूं k मल्टीप्लाइड बाय q इंटू 2q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 6q मल्टीप्लाइड बाय 2q डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो k 2q कैंसिल हो गया, तो हमें q चाहिए। तो q की वैल्यू क्या होगी? 6q अपॉन डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो q की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 6q अपॉन डी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? d अपॉन √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6q अपॉन √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप चाहते हो कि आई शुड गो बैक टू द प्रीवियस पार्ट, तो ये देखो यहां से स्टार्ट करो लिखना। अगर आपने लिख लिया तो मुझे बताओ ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ सकूं। इसका जो आंसर दिया है मुझे यशवर्धन ने, यशवर्धन तुम्हारा आंसर आया 3q डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ √3, और मेरा जो आंसर आया दैट इज 6q अपॉन √3 प्लस ऑफ 1। Sir, simplified. अच्छा, यू सिंप्लीफाइड, मतलब यू रैशनलाइज्ड इट, राइट? No, I expanded that. Which one? √3 plus 1 the whole square. You have expanded the √3 Yes, plus sir. 1 whole square, right? Okay. Yes, sir. Okay, बाकी बच्चों ने नोट कर लिया यहां तक? Sevang is saying, Yes, did sir. you get my answer? Sevang, I didn't get your answer. I don't know कौन से वाले पे आप आंसर भेज रहे हो। हर्षित, कौन से वाले पे आंसर मुझे पहुंच रहा है? होस्ट या को होस्ट? Host, sir. Sevang, okay, I'll just check your answer. Sevang, I got your message, but I didn't get your answer.
आंसर वाला पार्ट तो तुम्हारा नहीं दिख रहा शिवांग। हाँ दिखा दिखा दिखा, यस यस यू आर राइट शिवांग, यस यू आर करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल सही है शिवांग। अच्छा यहां तक अगर आपने नोट कर लिया तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। ये वाला पार्ट नोट करो। आई होप सबको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर पूछते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको थर्ड चार्ज पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद बचे हुए दो चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन दोबारा लगा दो और उसके बाद आपको थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। डन सर। डन आसिया? डन सर। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, शुड आई टेक द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन या फिर से आप कुछ नया? नया। ऐसा ही एक और कराऊं? आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए सर। शिवांग, मनस्विन, मनस्विन तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन या दूसरे वैरायटी पे? Yes, sir. ऐसा ही एक और क्वेश्चन या शुड आई दूसरे टेक variety। अनदर? हाँ दूसरे वैरायटी। दूसरी वैरायटी। आसिया आप क्या कहती हैं, आपको कितना समझ आया है? ऐसा क्वेश्चन आप कर लेंगी? यस सर, ये तो कर लूंगी अब। अब कर लेंगी ना? तो चलिए नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट वैरायटी है सुपरपोजिशन का, उसमें एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और एक अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। फिर से वही प्रॉमिस कि भाई आपको एक बेसिक से अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पहला क्वेश्चन। सर बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मतलब आपने हमेशा देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा सवाल है, बस एक कर दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए आप पे, तो मैं इस पे एक बेहतर सवाल करा सकूं। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आई हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ले लिया सर। ये गलत क्यों हो जाता है, एक मिनट। ये ऐसे और ये ऐसे। आई हैव टेकन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस वे। आसान सा सवाल, एल एल एल। इस पे चार्ज रख दिया, इस पे चार्ज रख दिया। मान लीजिए इस पे चार्ज है 2q, इस पे चार्ज है -q, और इस पे भी मैंने एक चार्ज रख दिया q। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द फोर्स ऑन दिस चार्ज। मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज ड्यू टू द टू चार्जेस। ठीक है, बाकी बचे हुए दो चार्जेस के कारण वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज, मतलब ये थर्ड चार्ज पे हमें फोर्स बताना है। तो कैसे करते हैं, एक मैं करा देता हूं, बिकॉज आप में से अगर कोई कर पा रहा है तो वो खुद करे, और आसिया और बाकी बच्चे जिनको ये अभी पता नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूं, या जो लोग थोड़ा सा भूल गए उनके लिए मैं बता देता हूं, और अगर कोई खुद से कर पा रहा है तो वो करता रहे। ठीक है, तो आसिया मुझे क्या चाहिए, इस थर्ड चार्ज पे हमें फोर्स चाहिए, और कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। यस सर। सर पहले तीनों को अलग अलग निकालेंगे फिर ऐड कर देंगे। अरे वाह, तो तुम्हें तो आता है, करो फिर। ओके सर। गुड। KQ² √3/L²। KQ²। शिवांग का आंसर मेरे पास आ गया है। ओके गुड शिवांग,
आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, मुझे लगता है कि सही ही होगा, बिकॉज आई टेक सम रैंडम डेटा, तो मुझे भी सॉल्व करना पड़ता है टू गेट द आंसर। बट यस, आपने कर लिया है तो आपने सही किया होगा। लेट अदर्स ऑल्सो सॉल्व, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करते हैं। माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, नहीं आसिया, कुछ गलती हो गई। बाकी लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा है आज, क्या हो गया? हर्षित, सॉरी हर्षित, मनस्विन, यशवर्धन, सर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है आज। मानस, चलो मैं कर रहा हूँ। सर भेज रहा हूँ बस। ठीक है, आप लोग अपने अपने आंसर्स भेजते रहिए और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी यूटिलाइज होता रहे। ठीक है, मैं आंसर अब लास्ट में एक बार चेक करूंगा, अभी इस पे बात कर लेते हैं। सर एक बात तो क्लियर है कि अच्छा, इसमें फोर्स का मैंने मैग्नीट्यूड पूछा है यशवर्धन। यशवर्धन, मैंने फोर्स का, आई हैव जस्ट आस्क्ड यू द मैग्नीट्यूड, आई हैवंट टोल्ड यू दैट फाइंड द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है Yes, sir. यशवर्धन, तो Yes, जस्ट sir. फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड बेटा, यू डोंट नीड टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये वाला 2q आसिया इस q को रिपेल करेगा, और ये वाला जो सर माइनस q है वो इस q को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। और मैंने अभी बताया था, या नहीं तुमने नहीं बताया, किसी और को बताया था, खैर, तो मैंने आपसे बोला होगा कि हमेशा व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स ऑफ आइदर रिपल्शन और अट्रैक्शन, वो फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग लगता है जिस लाइन के अलोंग दो चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये वाला जो फोर्स है वो रिपल्सिव है और ये वाला अट्रैक्टिव है। लेट मी कॉल दिस एज F1, लेट मी कॉल दिस एज F2। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप, आपको जिस पे नेट फोर्स निकालना है उस पे आप बाकी चार्जेस के फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करो। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आपको जिस पे फोर्स निकालना है उस पे आप इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्स की डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर लो, पहला काम ये करो। दूसरा स्टेप, इस फोर्स को और इस फोर्स को इंडिविजुअली फाइंड करो यूजिंग कूलम्स लॉ। तो F1 अगर मैं लिखूंगा तो आई राइट इट एज KQ2Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर्ड, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। ऐसे ही अगर आप F2 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? F2 लिखेंगे आप K इंटू Q, बिकॉज आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड ओनली, तो चार्ज निगेटिव है मगर मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब बेटा मुझे एक बात मालूम है कि ये फोर्स और ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो उसको हम सिंपली ऐड या सिंपली सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब दोनों या तो सेम लाइन पे हो या ऑपोजिट हो। मतलब अगर दो फोर्स ऐसे होते तो हम सिंपली ऐड कर लेते, दो फोर्स अगर ऐसे होते तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते। बट यहां पर ये दोनों फोर्सेस आर नाइदर इन द सेम डायरेक्शन नॉर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप सिंपली ऐड या सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यू विल हैव टू अप्लाई द वेक्टर फॉर्मूला टू ऐड द टू वेक्टर्स। मतलब कि आपको क्या कैसे ऐड करना पड़ेगा आसिया? आपको शायद याद होगा कि दो वेक्टर को ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला कहते हैं।
है ना, तो यू विल राइट इट एज f1 स्क्वायर्ड प्लस ऑफ f2 स्क्वायर्ड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ f1 f2 इनटू cos ऑफ थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा की वैल्यू यहां पर सर 120 डिग्री होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई ये एक्सटीरियर एंगल है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। अब कुछ नहीं करो, Yes. बस वैल्यूज पुट कर लो और सॉल्व कर लो। तो चलो करते हैं जल्दी जल्दी से। तो 2kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर द स्क्वायर प्लस ऑफ kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर द स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस ऑफ 2 इंटू 2kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू -1/2। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस तो इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा कर दिया ज्यादा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सर फाइनल रिजल्ट। तो दिस फोर्स एफ नेट है, ये याद रहे ये एफ नेट है, एफ नेट है। तो फाइनली यू विल गेट द एफ नेट एज, यहां देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4k स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एल टू द पावर 4। ये हो जाएगा सर k स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 एल टू द पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस, बिकॉज यहाँ माइनस है, cos 120 इज -1/2। तो ये हो जाएगा सर 2k स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 अपॉन एल टू द पावर 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3k स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 अपॉन एल टू द पावर 4, सॉरी एल टू द पावर 4, जिसको आप फाइनली कैसे लिख सकते हो। तो यू कैन राइट इट एज √3k स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इज this clear to everyone, especially those Yes, sir. students who didn't send me the answer yet? उन लोगों को ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ देखो। और प्लीज नहीं हो तो चुपचाप मत बैठो, प्लीज पूछो। यशवर्धन, योर आंसर वाज kq स्क्वायर √3 was in the denominator, नहीं न्यूमरेटर, राइट। यशवर्धन तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। हर्षित इज √3 kq स्क्वायर, हर्षित वेरी गुड। उसके बाद और किसने आंसर भेजा है, सबसे पहले उसने भेजा था क्या नाम है, शिवांग। शिवांग का आंसर kq स्क्वायर √3 एल स्क्वायर, बिल्कुल सही। और इसके अलावा आई डिडंट गेट एनी आंसर। इसका मतलब मानसविन, आई डिडंट गेट आंसर फ्रॉम योर साइड। मानस, आर यू देयर या डिड यू लेफ्ट? मानस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं। मनसविन, डिड यू अंडरस्टैंड? मनसविन, समझ में आ गया। ओके। तो अगर आप नोट कर लो तो मैं इरेज करूं, एक दो और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बिफोर आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब थोड़ा बढ़िया सा सवाल लूं उससे पहले एक दो और ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। If it's done, please inform me so that I can take some other question also. Done, sir. Very good. Okay, moving on. One more question. यहाँ पर 2 वेक्टर ऐड करना था ना। अब मैं एक क्वेश्चन इंटेंशनली ऐसा ले रहा हूं जिसमें आपको 2 वेक्टर नहीं बल्कि 3 वेक्टर ऐड करना पड़े, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि आपको वेक्टर, अल्टीमेटली आपको वेक्टर का एडिशन आना चाहिए अगर आपको इसके क्वेश्चन करने हैं तो। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आई एम टेकिंग ए स्क्वायर एंड आई विल प्लेस डिफरेंट चार्जेस ऑन द डिफरेंट वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर। सर मैंने यहां पर चार्ज रख दिया -q, यहां पर चार्ज रख दिया 4q, यहां पर चार्ज रख दिया 2q और यहां पर भी चार्ज रख दिया मैंने कुछ मान लो यहां पर कोई चार्ज रख दिया मैंने 3q। ऐसे चार्जेस हैं। साइड लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज a, साइड लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज a। आपको बताना है फाइंड एफ नेट, फाइंड एफ नेट। you just have to tell me the magnitude, find f net on 3q due to all other charges। बाकी बचे हुए चार्जेस का आपको क्या बताना है, यहाँ पर नेट फोर्स बताना है, किस पर, 3q पर, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस। ओके, हरी अप, जल्दी करना। चलो टाइम लगेगा इसलिए मिल के करते हैं, आप लोग मुझे बताते चलना, मिल के करते हैं, थोड़ा सा टाइम भी बचाना है, कुछ और चीजें भी करनी है। बेटा आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, सॉल्व करना शुरू करें, मिल के करेंगे। बेटा आप लोग चुप हो गए। Yes, sir, कर लिया। हर्षित, यस, नोट कर लिया। कर लिया, चलो मिल के करते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। सर पहली बात, पहला स्टेप क्या था,
पहला स्टेप जिसपे आपको फोर्स निकालना है उस पे फोर्स की डायरेक्शन देखिए। तो पहला स्टेप 4Q जो 3Q पे फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, 2Q जो 3Q पे फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, दिस इज F2, दिस इज F1। और Q वाला जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट बेटा, ये -Q है एंड इट इज 3Q, तो ये वाला -Q विल अट्रैक्ट दिस 3Q। और मैंने आपको एक और बात समझाया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो इस -Q और इस 3Q को जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज द लाइन अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर, ये वो लाइन है सर, क्लियर? तो इस फोर्स को अपन कह देते हैं कुछ F3। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या करो, फोर्सेस लिखो सर यूजिंग द कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डोंट राइट द वेक्टर फॉर्म। तो आप क्या होगा सर, 3Q into 4Q दिस विल बी रिटन एज 12KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स नंबर 2 लिखूं तो 2Q and 3Q दिस विल बिकम इक्वल टू 6KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। एंड द लास्ट वन ये Q और 3Q वाला, तो F3 विल बी इक्वल टू 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2A स्क्वायर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, बिकॉज दिस लेंथ इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। अब बेटा अल्टीमेटली यहां पर देखो वी हैव 3 वेक्टर्स। अब क्या करें, हाउ टू ऐड ऑल दीज 3 वेक्टर्स, कोई मुझे आइडिया देगा? We'll do go Resolving to at 3. once. यस, देखो इसका एक मेथड ये भी हो सकता है कि ऐड एनी 2 एंड देन ऐड द सम ऑफ द 2 विद द थर्ड वन। देखो एक तरीका ये भी हो सकता है बेटा, जो पॉलीगॉन रूल के नाम से भी जाना जाता है, कि आप किसी भी 2 को ऐड करें और उसका जो सम आए वो तीसरे के साथ ऐड करें, ठीक है, वेक्टोरियली। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, बट दैट मेथड विल नॉट बी वेरी सुइटेबल फॉर यू, या ये वो मेथड बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होता है आपके लिए, ये किसी के लिए भी, बिकॉज उसमें हर बार हमें एंगल देखना पड़ता है। तो इसीलिए बेटा जब भी 2 से ज्यादा वेक्टर हो तो हमेशा क्या करो, जस्ट रिजॉल्व द वेक्टर एंड देन ऐड द वेक्टर्स। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे। मतलब हम लिखेंगे भाई F1 यहां पर है, F2 यहां पर है, F3 यहां पर है, ऐसे है। और मुझे एक बात मालूम है कि F3 इज अलोंग द डायगोनल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज। आई होप आपको समझ में आ गया हो। यस सर। अब मुझे यस सर। आप मुझे एक बात बताइए, F1 का कोई कंपोनेंट आएगा क्या? अगर कोई वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस तो उसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा। अगर कोई वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस तो उसका कोई x कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर कुछ एंगल पे है, ठीक है, तब उसका x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। इसका मतलब F3 के 2 कंपोनेंट आएंगे, F3 cos 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2, और इसका जो y कंपोनेंट आएगा वो आएगा F3 sin 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट आएंगे F3 के, F3 cos 45 एंड F3 sin 45। और cos 45 और sin 45 दोनों की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/√2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। आसिया क्या आपको ये आता है? यस सर। ओके, अब जब आपने ये लिख लिया तो x एक्सिस वाले फोर्स को लिखो F नेट अलोंग x एक्सिस, बिकॉज ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम सिंपली इसका रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं F1 माइनस ऑफ F3/√2, और ये दोनों फोर्स जो y वाले हैं उसका भी नेट लिख दो, Fy का नेट। तो वो कितना लिखेंगे आप, F2 माइनस ऑफ F3/√2। इसका मतलब अल्टीमेटली आपके पास कितने वेक्टर हो गए, एक आ गया आपका Fx नेट और दूसरा आपका क्या आ गया, Fy नेट। जब आपने ये कर लिया तो आप फाइनली क्या करेंगे, तो आपको फाइनली ये 2 वेक्टर हैं जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। यू आर हैविंग ओनली दीज 2 वेक्टर जिसके बीच का एंगल क्या है, जिसके बीच का एंगल कितना है बेटा, तो जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है? हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. तो इसका F नेट आप फाइनली क्या लिखोगे, इसका F नेट फाइनली आप लिखोगे Fx का स्क्वायर प्लस ऑफ Fy का स्क्वायर। आई एम नॉट सॉल्विंग इट बट आई हैव टोल्ड यू द मेथड कि पहले आप रिजॉल्व करिए और उसके बाद जो x एक्सिस के अलोंग है वेक्टर्स उसको सिंपली ऐड कर लीजिए x वाले को x वाले के साथ, या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए x वाले को x वाले के साथ। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग
y वाले को y वाले के साथ ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका ये सारा वेक्टर है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय only two vectors, one along the x axis and another one along the y axis, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो फाइनली जो आपका एफ नेट आएगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. ओके, तो ये अगर नोट करना है तो करो, नहीं तो मैं एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। डन सर। गुड शिवांग, और कोई अगर नोट कर रहा है तो प्लीज नोट कर लीजिए। सर जी जी। सर जैसे लास्ट में अगर हमारे पास इसी पैरेललोग्राम लगा के लास्ट में आता है कि 24√2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 12√2 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है, तो हमें वो भी सॉल्व करना पड़ेगा या इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं? देखो, बेहतर तरीका तो ये होता है कि जितना आप सिंपलीफाई कर सकते हैं आप उसको सिंपलीफाई करें। ठीक है, अगर किसी एक फॉर्म में आप छोड़ देंगे तो वो फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसका मूड अच्छा हुआ तो मार्क्स देगा, नहीं मूड अच्छा हुआ तो उस सिंपलीफिकेशन नहीं करने के कारण उस पे मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर ऐसे अगर अजीब से डेटा आ जाए तो फिर उसको सिंपलीफाई करने में तो जाहिर है कि दिक्कत होगी। तो एक बात याद रखो बेटा, एज लॉन्ग एज 12th एग्जाम इज कंसर्न, आपको कभी भी इस तरह के अजीब डेटा नहीं होंगे जिसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, ऐसे कुछ थोड़े अजीब डेटा हो सकते हैं बट नॉट इन 12th, नॉट इन जेई मेंस। जनरली जेई मेंस में भी कम ही बेकार डेटा होता है, कुछ डेटा थोड़े बेहतर लिए जाते हैं। हाँ, जेई एडवांस में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे डेटा हो सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाए। ठीक है, बट एज फार एज 12th एंड दैट जेई मेंस आर कंसर्न, 12th में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो। जेई मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है मे बी जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो, बट जेई एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशंस हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा एग्जाम हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात एक चीज यहां पर मैं समझाऊंगा शिवांग, बिकॉज आपने मुझसे पूछा है तो इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर जब आपने पैरेललोग्राम लॉ लगाया तो पैरेललोग्राम लॉ लगाया तो आपने किसको किसको साथ ऐड किया पहले ये बताइए। सर पहले F3 को रिजॉल्व करने के बाद अच्छा, नेट एक्स और तब वाई आपने रिजॉल्व करके ही ऐड किया, तब कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यही रिजल्ट आ रहा होगा आपका। इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया है मैंने क्योंकि ये खामखा टाइम लगा देगा ज्यादा, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। सर सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सबको? Yes, sir. ठीक है, अब एक प्यारा सा सवाल ले रहा हूं। सिर्फ फिजिक्स में भी सवाल क्या प्यारा हो सकता है? हाँ बेटे, होता है प्यारा सवाल। देखो, दिस क्वेश्चन, द एक्चुअल सोर्स ऑफ द क्वेश्चन दैट आई एम जस्ट टेकिंग इज फ्रॉम क्रोटोव। ये भी एक राइटर हैं हिंदुस्तान के बाहर के। जैसा आई रोडोव आपने नाम सुना हो कभी, शायद मेरे ही मुंह से ज्यादातर सुना हो, जो मुझसे पढ़ते हैं वो। और ऐसा ही एक राइटर है क्रोटोव। क्रोटोव की बुक का ये क्वेश्चन है, बट इतना कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है अगर आपको चीजें समझ में आती है तो। क्वेश्चन क्या कहता है इस बात को समझिए। क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए इट्स अ क्लॉक। क्लॉक अगर है तो आपको पता है कि क्लॉक अगर होगा तो इसमें टाइमिंग होगी भाई 12। देखो यहां से चलते हैं 12, 12 के बाद 1, 2, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, तो ये 10, ये 11। अब सवाल समझिएगा, यहां पर 12 कूलम का चार्ज है, जो टाइम है जहां पर उतना ही कूलम का चार्ज भी वहां पर है। तो देयर इज अ 12 कूलम ऑफ चार्ज एट 12, 11 कूलम, 10 मोल्टा कर रहा हूं, सॉरी। देखिए यहां पर 12, तो यहां पर सॉरी 1, तो यहां पर 1 कूलम का चार्ज, यहां पर 2 कूलम का चार्ज, यहां पे 3 कूलम का चार्ज, 4 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज, 6, 7, 8,
9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम. These are the charges placed at different values of time on the clock. आपसे बोला कि सर इसके सेंटर पे हमने 1 कूलम का चार्ज रख दिया है एंड द रेडियस ऑफ दिस क्लॉक, इस क्लॉक का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. अब आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स. मिलकर सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्लॉक शोन. आप क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद अपन साथ साथ मिलकर डिस्कस करके सॉल्व करेंगे. डन. 0 नहीं, 0 आंसर नहीं होगा हर्षित. ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? पहले ये बताइए. यस सर. शिवांग क्वेश्चन नोट कर लिया बेटे? मनस्विन? यस आप देखो, सोल्यूशन पे जाने से पहले चीजों को समझो. आप आंसर 0 नहीं होगा. आंसर 0 तब होता जब सारे चार्जेस जो रखे हुए हैं वो भी सेम होते. जैसे अगर यहाँ 12 रखा है तो यहाँ भी 12 होता है, यहाँ भी 12 होता है, सब 12 होते तो सब एक दूसरे को कैंसिल करके नेट 0 कर देते. बट यहाँ पर सारे चार्जेस जो हमने प्लेस करे हैं अराउंड द क्लॉक, दैट इज नॉट सेम, तो इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं होगा भाई, सीधी सी बात. अब कुछ चीजों को अपन समझते हैं. ठीक है, कोई नहीं बेटा. अब चीजों को हम समझते हैं. हर्षित इसको समझते हैं. देखो मुझे एक बात बताओ, इस सेंटर वाले चार्ज को देखो 1 कूलम, तो इसके जस्ट ऊपर कौन सा चार्ज है? 12 कूलम का. बोलो हाँ कि ना. यस और इसके जस्ट नीचे चार्ज कौन सा है? 12 के जस्ट ऑपोजिट कौन सा है? 6 कूलम. 6 कूलम. भाई सबको समझ आना चाहिए. आसिया, 6 कूलम जो 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड. अपवर्ड. तो 6 कूलम ने इस पे फोर्स लगाया बेटे अपवर्ड, और बदले में अब 12 कूलम जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. ठीक है, अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, ध्यान से देखो. 6 कूलम वाले के फोर्स को हम लिख सकते हैं 6, और ये चार्ज कितना है? 1. तो ये वाला फोर्स हम लिख सकते हैं 6k डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और 12 वाले फोर्स को हम लिख सकते हैं 12k डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर. इज इट क्लियर? यस यस सर. अब मुझे एक बात बताओ, 12 वाले का जो फोर्स है और 6 वाले का फोर्स है वो दोनों ऑपोजिट है. यस. इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट मैं कह सकता हूं कि द नेट रिजल्टेंट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 6k अपॉन 1 का स्क्वायर, एंड दैट नेट फोर्स ड्यू टू दीज टू चार्जेस विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉट. यस सर. यस सर. सबको समझ में आना चाहिए. एक लॉजिक मैं यहां पर समझाने वाला हूं. यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर. Yes, sir. सबको प्लीज. इसका मतलब सर एक बात तो क्लियर हो गई इस क्वेश्चन को देख के कि सर जो इफेक्ट 12 का और 6 का मिला के है, अगर मैं 12 और 6 दोनों को हटा दूं, अगर मैं 12 और 6 दोनों को हटा के सिर्फ ऊपर 6 कूलम वाला चार्ज रख देता तो इस पे फोर्स उतना ही आता जितना अभी इन दोनों का नेट आ रहा है. नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. यस सर. भाई अगर मैं 12 और 6 दोनों का नेट इफेक्ट देखूं तो ये नेट इफेक्ट आ रहा है 6k बाई 1 स्क्वायर. इसका मतलब ऊपर नीचे से 6 हटा दूं, ऊपर 12 हटा के 6 रख दूं, तब भी तो ये फोर्स कितना होता? तब भी ये फोर्स 6k डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर होता है. यार सन्नाटे में छा गए तुम. आ रहा है सर. इसका मतलब इफेक्ट ऑफ 12 एंड 6 कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओनली 6. और वो 6 कहां रखो? ऊपर या नीचे? ऊपर. भाई सबको समझ आना चाहिए. आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा.
यस सर। 12 सर का, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं 25 बार पूछता हूँ कि प्लीज आप अपने डाउट्स क्लियर करते रहा करें। ये 12 वाला जो फोर्स लगा रहा है आसिया, वो 12 वाले का फोर्स नीचे लग रहा है 12 के डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, यस सर। और 6 वाले का फोर्स ऊपर लग रहा है। और इन दोनों के कारण जो इस 1 कूलम पे नेट फोर्स एक्ट करेगा, द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, वो नेट फोर्स किधर लगेगा? वो नेट फोर्स नीचे ही आएगा ना। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालो तो नीचे लग रहा है Yes, बेटा 12k डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, और ऊपर लग रहा है 6k डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। इसका मतलब नेट इफेक्ट किधर आया? नेट इफेक्ट नीचे आया। नेट इफेक्ट Yes, कितना आया? 6k बाय 1 का स्क्वायर इज योर नेट इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये 12 और 6 का जो इफेक्ट है, डोंट यू थिंक कि द सेम इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 6 कूलम ऑफ चार्ज? अगर मैं 12 और 6 दोनों को हटा के सिर्फ ऊपर 6 कूलम का चार्ज रख दूं, तो उस सिंगल चार्ज का इफेक्ट उतना ही होगा जितना इन दोनों का नेट है। नहीं, ये बात समझ में आसिया? yes सर आ गया। आ गया। इसका मतलब ऊपर वाले चार्ज और नीचे वाले चार्ज को यहां से रिप्लेस करके हम ये 6 से रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों चार्ज को मैं 6 वाले से रिप्लेस कर सकता हूं। अब मतलब समझना सर, धीरे धीरे चीजों को समझो सर। देखो सर, नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा शिवान, 1 मिनट थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। सर ऊपर से 12 हटा दिया, नीचे से 6 हटा के ऊपर सिर्फ कितना रख दें? 6। पहले हाँ ना बोलो। यस सर। yes सर। अब इसी तरह से देखो, 1 के ऑपोजिट कौन होता है? 7। 7। 11 के ऑपोजिट कौन होता है? 5। 5। अब मुझे एक बात बताओ, 11 का जितना इफेक्ट आएगा इस पर और जितना 5 का इस पे इफेक्ट आएगा, उन दोनों का इफेक्ट भी अगर तुम देखोगे तो दैट इफेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल चार्ज ऑफ 6 कूलम। सोच के देखो, थोड़ा सा विजुलाइज करो इसको। yes सर। मतलब यहां से 5 को हटा दूं, यहां से 5 को हटा दूं और 11 को भी हटा दूं, और 5 और 11 का डिफरेंस यहां पे लाके रख दूं, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वही इन दोनों का इफेक्ट भी आ रहा होता। इसी तरह से 10 को हटा के कितना रख दूं? 10 को हटा के भी 6 रख दूं। सर मुझे लग रहा है मैं अकेला सीख रहा हूं। 9 को हटा के भी कितना रख दूं? 6। yes ऐसे ही सोचो, 8 को हटा के भी कितना रख दूं? 6। 7 को भी हटा के कितना रख दूं? 6। 6। और यहां से जो ये चार्जेस थे इसको हटा दो। अब देखो, पहले तो ये बात हो गई कि भाई ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। सर ये 6 दूसरी डायरेक्शन में आने चाहिए थे किसमें? सर, मतलब उल्टी साइड आने चाहिए थे सारे 6, बिकॉज वो ऊपर को जिधर जो चार्ज बड़ा होगा उसका इफेक्ट उधर होगा ना। ये वाला 9 था, 9 कूलम, और ये वाला था 3 कूलम, और ये सेंटर वाला चार्ज है। किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, 9 वाले का या 3 वाले का? सर 9 वाले का। तो अगर मैं 9 और 3 को रिप्लेस कर रहा हूँ 6 से, तो वो 6 मुझे कहाँ रखना चाहिए? ऐसे समझ गया। ठीक है भाई, यहां तक बोलना पड़ेगा वरना मैं नहीं करा रहा फिर आगे। यहाँ Yes, तक yes, क्लियरिटी है? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? सर हमने Yes. 7 और 2 का रिजल्टेंट निकाला, मतलब वो 7 और किया। 2 का नहीं, नहीं नहीं 7 और 2 का नहीं, 7 और 1 का, क्योंकि 1 के अच्छा, ऑपोजिट 7 होता है बेटा, यस सर वही है ना। मतलब इसमें ऑपोजिट में सबको देख लो, सबका वो 6 कूलम ही बनेगा। जैसे 12 का ऑपोजिट 6 होता है, 11 का ऑपोजिट 5 होता है, तो 11 माइनस ऑफ 5 भी 6 ही आएगा। फिर 9 माइनस ऑफ 3 भी 6 आएगा, 7 माइनस ऑफ 1 भी 6 आएगा। अब समझ आई बात? यस सर। ठीक है, चलो मैं आंसर देखूंगा यशवर्धन, गिव मी सम टाइम। अब देखिए, अब फाइनली मैंने उन सबको हटा के ऐसे रिप्लेस कर दिया, तो अब ये 6 वाले का चार्ज किधर? ऐसे देखना, और नहीं समझ में आया तो पूछना। इस 6 वाले का चार्ज फोर्स इस 1 कूलम पे ऐसे, इस 6 वाले का 1 कूलम पे ऐसे, इस 6 वाले का 1 कूलम पे ऐसे, इस 6 वाले का 1 कूलम पे ऐसे, और इस 6 वाले का 1 कूलम पे ऐसे। देखो ये इतने फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो पहले लॉजिकली देखो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये सारे फोर्सेस बेटा जो इस पे लग रहे हैं, इस 1 कूलम वाले चार्ज पे, ये सारे फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी या अलग होगी? मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग होगा? Same. Same. सेम होगा।
क्योंकि ये सब जो चार्जेस रखे हुए हैं ये भी सेम है और सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो 1 कूलम का है। तो ये सारे मैग्नीट्यूड एफ 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 मान लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, इन किसी भी दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 30। 30 डिग्री। वेरी गुड। किसी भी दो के बीच का एंगल 30, ये भी 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 30। अब क्या करना है भाई, सारे के बीच का जो फोर्स है वो तो हम वैल्यू पता ही चल गई हमें कि ये 6 कूलम, ये 1 कूलम यहां पर। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 6k डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, मतलब सिंपली इसको 6k लिख सकते हैं। तो फोर्स तो आपको पता चल गया। अब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 फोर्सेस जिसका आपको वेक्टर सम लेना है। तो कौन सा मेथड लगाऊं? रेजोल्यूशन। रिजोल्यूशन। द बेस्ट मेथड इज रिजोल्यूशन। तो अगर आपको ये डायग्राम में कुछ नोट करना है तो करिए, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। डन सर, डन। आसिया, छोटी, यशवर्धन, 1 मिनट सर। मनस्विन, Yes, sir. आप लोग नोट कर लेना तो बताना। Shivang, even I don't remember the answer for this, so I'll have to solve. So just wait for few minutes. We'll get some result out of it. Is it done, Asia, now? Can we proceed, Asia? 1 मिनट सर। Okay. डन सर। Okay, very good. तो आप देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट इस पे जाता हूँ, पेज पे। अब देखिए, मुझे फोर्सेस आप देखें, हम लोग मिलके करते हैं फोर्सेस क्या क्या थे हमारे। तो मैं इधर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे जो फोर्सेस थे वो एक तो फोर्स यहाँ था, ऊपर के साइड पे 2 फोर्स थे, बोथ वर सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। नीचे इधर के साइड पे एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, और एक फोर्स जो था वो ये फोर्स ऐसे था, ये एफ। ये फोर्सेस है हमारे, एफ 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 एफ। ठीक है, ये फोर्सेस है। अब देखिए, एक बात तो क्लियर है, इस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, दिस फोर्स विल रिमेन एज एफ। इस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये y पे है, तो जो फोर्स y पे होगा उसका कोई x कंपोनेंट नहीं होगा, और जो x पे होगा उसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा। अब आते हैं इस वाले पे, इसका एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा बेटा वो f cos 30 होगा, सोच के देखो। और f Yes, cos sir. 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? √3f/2। इस फोर्स का साइन कंपोनेंट अगर आप लिखोगे तो f sin 30, और f sin 30 का मतलब f/2। क्लियर? अब आते हैं इस वाले पे, इस फोर्स को अगर आप देखो तो x के साथ कितना एंगल बन रहा है बेटा? 60। 60। वेरी गुड। तो इस वाले फोर्स का x के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस पर जो कंपोनेंट आएगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू f/2 बिकॉज f cos 60 इज 1/2, एंड इसका जो y कंपोनेंट आएगा दैट विल बिकम इक्वल टू √3f/2। सबको समझ आना चाहिए। Yes. द सेम इज फॉर द these forces which is in the 4th quadrant। ये वाला एंगल कितना होगा? 30। तो इस वाले का जो f कंपोनेंट आएगा √3f/2, इसका y कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट नीचे आएगा बिकॉज इट इज इन द 4th क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा f/2। इसी तरह से हम इसकी बात करें, इस वाले की, तो अगेन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60, तो इसका जो आपका x कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी f/2, और इसका जो y कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी इक्वल टू √3f/2। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. तो जॉब इज Yes, डन। sir. अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ टाइम पास बातें हैं। देखो, ये √3f/2, ये √3f/2 कैंसिल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये f/2, ये f/2 कैंसिल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां पर कौन सा बच गया? सिर्फ और सिर्फ f। देखो 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 देखो, y डायरेक्शन में क्या बचा? y डायरेक्शन में क्या बचा? सिर्फ f बचा, राइट? यस सर। x डायरेक्शन में आते हैं, f/2 और f/2, f हो गया, और f प्लस ये भी एक f था, तो 2f हो गया। तो x डायरेक्शन में देखिएगा, x डायरेक्शन में एक तो हो गया 2f प्लस, इन दोनों को भी ऐड करो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3f/2। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया √3f।
और इसके y डायरेक्शन को अगर आप देखो तो f, तो अल्टीमेटली मेरे पास 2 वेक्टर बच गए अब, ठीक है। यस सर। तो इसका एफ नेट कितना आएगा मेरे बच्चों? तो एफ नेट आ जाएगा 2f प्लस ऑफ √3f का स्क्वायर, मतलब x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर, और y कंपोनेंट क्या है? f है। देखिए अगर आप कन्विंस्ड हैं तो। यस सर। मतलब प्योर कहानी किसकी है? वेक्टर्स की है। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप ये ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, वेक्टर नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला तो बस इतना सा है ना, KQ डिवाइडेड बाय R²। बाकी तो सारी चीजें आपने वेक्टर सॉल्व करा है, रिजॉल्व किया है, और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स लिए हैं, और फिर उस कंपोनेंट को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, जो भी किया है, और फाइनली रिजल्ट निकाला है। आई होप मेरी बात, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा 1.73। तो 1.73 अगर ये पुट कर लेंगे तो 2 + 1 विल बिकम इक्वल टू 3.73। 3.73 f का स्क्वायर प्लस ऑफ f का स्क्वायर करके देख लेना कितना आता है। आसिया, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. मतलब बेटा मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स या फिजिक्स समझनी है तो वेक्टर्स आना चाहिए, स्पेशली जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं फ्रॉम क्लास 11th टिल क्लास 12th, वो बिना वेक्टर के उसमें गाड़ी नहीं चलेगी। आप लोग ये नोट कर लें ताकि मैं अब 1-2 और क्वेश्चन डिस्कस करूं अगर टाइम बच Done, गया है sir. तो। Done, sir. डन, ठीक है। तो अब 1-2 और क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करता हूं। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर अगर वर्टेक्स पे रख के हमसे सवाल पूछ ले तो भी अब हमें सॉल्व करना आता है। पहला स्टेप है सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, दूसरा स्टेप है फाइंड द फोर्सेस इंडिविजुअली बाय द कूलम्स लॉ, ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अगर इफ यू ओनली हैव 2 फोर्सेस तो वेक्टर सम निकालने के लिए यूज द फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर इफ यू हैव मोर देन 2 फोर्सेस तो यूज द रिजोल्यूशन मेथड टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है, या फोर्सेस। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन की वैरायटी, ये आसान सी वैरायटी है और ये आप शायद सॉल्व कर लेंगे। एक नेक्स्ट वैरायटी है कि सर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि मान लो यहां पर x की वैल्यू 0 है और इस पे हमने 1 कूलम का चार्ज रख दिया। x = 1 मीटर पे अगेन वी हैव प्लेस्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। x = 2 मीटर पे आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज ऑफ 8 कूलम। x = 3 मीटर पे आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज ऑफ 27 कूलम। x = 4 मीटर पे आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज ऑफ 64 कूलम। तुम सुन रहे हो या मैं अकेला सीख रहा हूं? Yes, sir. x = 10 मीटर पे आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज ऑफ 1000 कूलम। आपको बताना है फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन पे रखे हुए इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। अच्छी बात यह है बेटा कि सारे चार्ज उस 1 कूलम को रिपेल कर रहे होंगे, इसका मतलब है सारे फोर्स की डायरेक्शन सेम ही होगी। तो आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी ताकि आप ये ऐड कर पाए। यहां पर कोई वेक्टर का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यू कैन सिंपली ऐड देम। तो देखो ऐड करके कितना आ रहा है, व्हाट योर आंसर आफ्टर एडिंग ऑल दिस फोर्सेस। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, कीप द आंसर इन टर्म्स ऑफ के, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ के। ऐसे ही बता रहा हूं ताकि थोड़ा और आसान रहे आपके लिए, या आप चाहो तो पुट कर सकते हो, मगर आप ये पुट करोगे तो खामखा आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आप दिक्कत में आ जाओगे। तो कीप द आंसर इन टर्म्स ऑफ के। किसी ने मुझे आंसर बोला, कोई आंसर बता रहा था क्या बेटा? सर पूछ रहा था। अच्छा बताओ क्या पूछ सर रहे ये थे? 4 और 10 के बीच में भी यही पैटर्न होगा क्या? हाँ हाँ वही पैटर्न है, इसीलिए मैंने डॉट डॉट किया है। शायद ये थोड़ा कम डॉट बन गया है तो इसको मैंने डॉट डॉट कर देना है। सर और 10 के बाद भी कंटिन्यू करें? नहीं, इसीलिए यहाँ लिमिट खत्म कर दिया ना। मतलब 4 से लेकर 10 के बीच में इज द सेम पैटर्न, बट 10 के बाद कहानी समाप्त है। मतलब यू अल्टीमेटली हैव 10 charges placed at 10 points at x = 0, in fact 11 charges, and you have to find the force on the charge placed at the origin. I have got one answer which is given by Sevang. Sevang, your answer is not correct. Think about it again. आपका जो ये आंसर आया वो सही नहीं है बेटा, एक बार फिर से देखो तो क्या गलती हो रही है आपसे।
Yes, Harshit, your answer is absolutely right. Asya, your answer is also wrong. Chalo, because we are running short of time, so let me tell you. बेटा यहां पर सारे फोर्सेस, एक बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि ऑल दीज फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन. इज इट करेक्ट? टेल मी यस और नो. यस सर. यस सर. तो चलो पहले इन दोनों का फोर्स निकालते हैं. तो इसको मैं F1 कह देता हूं. तो F1 की वैल्यू क्या होगी? K मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 1 स्क्वायर 1 मीटर, बिकॉज ये x इज इक्वल टू 1 मीटर पे है, ये x इज इक्वल टू 0 पे. तो ये F1 विल बी इक्वल टू K. अग्रीड? सिमिलरली अगर मैं F2 निकालूं, F2 मतलब इसका फोर्स जो इस पे लगेगा, तो ये आप क्या लिखेंगे? K इंटू 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस इज 2, तो 2 स्क्वायर. समझ रहे हैं आप? Yes, sir. ठीक है. तो दिस विल बी इक्वल टू 4 2 8, दिस विल बिकम इक्वल टू 2K. ऐसे ही अगर मैं F3 Yes. बताऊं, तो F3 आप लिखेंगे K अगेन ऑन 1 और थर्ड चार्ज इज 27 एंड द डिस्टेंस इज 3 स्क्वायर. तो दिस विल बिकम इक्वल टू 3K. Yes, sir. अगर मैं फोर्थ वाला भी बताऊं, तो K इंटू 1 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4K. Yes. तो वैसे ही आपको यही पैटर्न, आपको ऐसा नहीं लगता कि 10th वाले के लिए जो ये फोर्स आना चाहिए दैट वुड बी 10K? इज इट राइट? सर मतलब 6 5 6 7 भी है इसके अंदर. बिल्कुल है. वही तो एक बच्चे ने अभी पूछा था, तो मैंने ये बोला था कि Yes. इसके अंदर वो भी है, इसीलिए मैंने डॉटेड बना दिया. अब 10 तक मैं चार्ज नहीं दिखाना चाह रहा था, तो मैंने इसके बीच में डॉटेड लाइन दिखा दिया और मैंने ये 10 कर दिया. अगर जब भी बीच में डॉटेड लाइन हो ना, इसका मतलब है कि इसके बीच की भी वैल्यूज है उसके अंदर. ठीक है? Yes, sir. ओके. आपने यही गलती की है शायद. आपने बस इतने ही चार्जेस लिए थे ना बेटा, यही गलती. Yes, sir. ठीक है, कोई नहीं. अब आपको समझ में आ गया कि जब भी बीच में ऐसे डॉटेड बना दिए जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि भाई इसके आगे भी कहानी ऐसे ही इसी पैटर्न पे चल रही है. यहां पर भी ऐसा मत समझ लेना कि 4 के बाद 10 आ गया. ये डॉटेड है, इसका मतलब है कि इसी बीच में भी है कहानी. ठीक है? तो नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट इन सबका सम होगा. क्या सम होगा? K प्लस 2K प्लस ऑफ 3K प्लस 4K प्लस 5K. कब तक? अप टू 10K. अरे हाँ ना तो बोल दो. यस सर. यस सर. तो एफ नेट की वैल्यू K बाहर कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3. आपके पास अगर फुर्सत बहुत है, बहुत फ्री है आप, तो इन सबको ऐड करते रहिए. और अगर आपके पास दिमाग है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो इस तरह को ऐड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, AP. आसिया, AP का नाम सुना है? Yes, sir. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दोनों दो के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, और इसका जो सम होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. n क्या है? 10. n इंटू प्लस n प्लस 1 विल बी 11 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 55K. भाई सम ऑफ nth टर्म ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, मैं इसके साइड में लिख देता हूं, सम ऑफ n टर्म्स of AP, that is arithmetic progression, is equal to n into n plus 1 divided by 2. हो गया? यस सर. सबको क्लैरिटी? एक बार हाँ ना तो बोल दो यार. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड सर. तो बेटा आज की कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं तक खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए असाइनमेंट से भी, और अपने जो भी आपके पास अवेलेबल बुक्स हैं. इफ यू कैन मैनेज SC वर्मा, तो प्लीज गेट SC वर्मा फॉर योरसेल्फ. नॉट SC वर्मा जी, बट SC वर्मा की बुक. गेट SC वर्मा बुक रिटन बाय SC वर्मा फॉर योरसेल्फ, और उसको भी सॉल्व करो. फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम if you will be having HC Verma, each and every one of you, then I'll start giving you homework from SC Verma also. ठीक है? Yes, तो sir. चलिए, good night everyone. We'll meet again soon. थैंक यू सर. Bye, sir. sir. Bye. हाँ Thank you, हर्षित. sir.
हर्षित सर वो HCF मेरे पास है सर, मुझे एक बार आप प्लीज उसे करने का तरीका बता देंगे, मतलब थ्योरी भी करनी है या फिर नहीं, solve यू भी करना है? यू डोंट रिक्वायर टू गो फॉर द थ्योरी पार्ट। आप अभी तो सिर्फ एक्सरसाइज प्रॉब्लम करिए उसके। हाँ, उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे जाने से पहले ये हो सकता है कि यू कैन सॉल्व द सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम दैट बुक, और उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाएं। सर आपको मतलब हाँ एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सब करना है ना? हाँ, एक्सरसाइज आप, बिकॉज ये जेई का बैच है तो इसमें हर बच्चे को एससी वर्मा पूरी की पूरी सॉल्व करनी। नीट वाले बच्चों को हम एक तो एससी वर्मा कहते नहीं है, अगर कहते भी हैं कुछ अच्छे बच्चों को तो सारे क्वेश्चन नहीं करवाते, मगर आपको तो पूरा करना है, पूरा आपको एससी वर्मा पी लेना है बिल्कुल। एससी वर्मा पीने का मतलब ऐसे नहीं पानी में घोल के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Thank you, sir. वेलकम बेटा।